डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारण। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी प्रथा प्रमुखतया प्रचलन में रही है। अब सामंतवाद का आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोप में जो पतन हुआ, उस पतन के कारण क्या थे, उन पे हम आज चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि सामंतवाद के पतन के कारणों पर चर्चा करने से पूर्व हम एक बार सामंतवाद को समझ जाएं कि सामंतवाद क्या था और किस तरह यूरोप में सामंतवाद का प्रचलन हुआ। एक्चुअली प्राचीन यूरोप में रोमन साम्राज्य संपूर्ण यूरोप में स्थापित था। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इसी बीच यूरोप में विभिन्न बर्बर जातियों का आक्रमण हुआ और इन विदेशी बर्बर जातियों के आक्रमण की शिकार हुई वहाँ की जनता बर्बर जातियों के आक्रमण से सुरक्षा चाहती थी और इस कारण जो भूस्वामी थे वे जनता को संरक्षण दे सकते थे, उनकी सुरक्षा कर सकते थे। तो इसका कारण यह हुआ, परिणाम यह हुआ कि शक्तिशाली भूस्वामियों को कुछ तो कृषकों ने स्वयं अपनी भूमि उनको समर्पित कर दी कि ताकि उनके संरक्षण में वो अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकें और उन्हीं के संरक्षण में कृषि कर सकें। कुछ धर्मपरायण कृषकों ने अपनी भूमि चर्च को अर्पित कर दी और चर्च के अधीन ही भूमि पर कृषि कार्य करने लगे। इस तरह यूरोप में शक्तिशाली भूस्वामियों और चर्च के मठाधीशों के अधीन कृषकों द्वारा कृषि किए जाने से एक प्रकार से सामंती व्यवस्था आरंभ हुई। यद्यपि विद्वानों का मानना है कि सामंतवाद से मिलती जुलती व्यवस्था पहले भी यूरोप में और मिस्र में प्रचलित थी। लगभग 2500 ईस्वी पूर्व मिस्र और यूनान में इसी तरह की व्यवस्था अस्तित्व में थी। जापान का समाज तो विद्वानों का मानना है कि मूलतः सामंतवादी ही था। इस तरह हम समझ सकते हैं कि यूरोप में सामंतवाद अस्तित्व में था या विभिन्न कारणों से अस्तित्व में आया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सालमैन, जिसे चार्ल्स महान भी कहा जाता है, सालमैन के कारण यूरोप में सामंतवादी प्रथा अस्तित्व में आई। दरअसल सालमैन का पिता पेपिन एक शक्तिशाली शासक था। उसने फ्रेंक जाति को संगठित करके फ्रांस में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप को अपने अधीन कर लिया। पेपिन के दो पुत्र थे, सालमैन और कैर्लोमैन। तो पेपिन ने अपनी मृत्यु के उपरांत अपना साम्राज्य दो भागों में विभक्त कर दिया
अर्थात सालमैन और कैर्लोमैन को अपना साम्राज्य प्रदान कर दिया। संयोगवश कैर्लोमैन 3 वर्ष शासन करने के उपरांत स्वर्ग से धार गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कैर्लोमैन का साम्राज्य भी सालमैन को प्राप्त हो गया। सालमैन एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने अपने पिता के साम्राज्य को और विस्तृत किया और लगभग संपूर्ण यूरोप को अपने अधीन कर लिया। इतने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सालमैन को शक्तिशाली योद्धाओं की आवश्यकता थी। इसलिए सालमैन ने अपने साम्राज्य के सीमावर्ती भागों की रक्षा के लिए अपने स्वामी भक्त सरदारों को सीमावर्ती भूमि का स्वामी बना दिया और सीमा की सुरक्षा के लिए उसने उन्हें सैनिक रखने का भी अधिकार दे दिया। इस तरह सालमैन ने अपने शक्तिशाली सरदारों को विभिन्न भूखंड प्रदान किए और उन्हें सैनिक रखने का भी अधिकार दिया। कालांतर में यही भूस्वामी अपने क्षेत्रों के सर्वस्व बन बैठे और धीरे धीरे वो अपने को अपनी भूमि का स्वतंत्र स्वामी समझने लगे। इस तरह यूरोप में सामंतवाद का प्रचलन माना जाता है। सामंतवाद के कुछ आधारभूत कारण थे जो उस समय ये प्रथा अस्तित्व में आई। इसके कुछ प्रमुख कारण थे। एक तो तत्कालीन परिस्थितियों में ये सामंत जनता को सुरक्षा प्रदान करते थे। इस तरह जनता को बर्बर जातियों के आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त हो जाती थी। इसलिए भी सामंतवाद अस्तित्व में बना रहा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये सामंत वीर और शक्तिशाली थे। ये जो है तत्कालीन परिस्थितियों में विदेशी बर्बर जातियों से जनता की रक्षा करने में समर्थ थे तथा इन्होंने वास्तव में जनता को सुरक्षा प्रदान की। जो इनकी जागीर थी उस जागीर में ये एक प्रकार से राजा के अधीन जागीरदार थे, किंतु जागीरदार की तरह व्यवहार के साथ साथ एक प्रकार से ये स्वतंत्र रूप से भी शासन करते थे। इस तरह तत्कालीन परिस्थितियों में सामंतवाद को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ। जब सामंतवादी प्रथा पूर्णतया विकसित रूप से अस्तित्व में आ गई तो धीरे धीरे इसमें कई कमियां भी आने लगी। सामंतवाद को समझने के लिए हम इसका अर्थ एवं परिभाषा जानना चाहेंगे। विभिन्न विद्वानों ने सामंतवाद को विभिन्न तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामान्यतः इसका अर्थ इस तरह लिया जाता है कि सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राजा, सम्राट या केंद्रीय शक्ति को प्राप्त होती हैं। अर्थात सामंत राजा और सम्राट के समान ही एक प्रकार से व्यवहार करते हैं, जबकि वे वास्तव में उनकी तरह होते नहीं हैं। न वो राजा हैं न सम्राट, किंतु व्यवहार में वो उन्हीं की तरह शक्तियों को प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा अपने अधीनस्थ भूमि को अपने वीर सैनिकों व अन्य स्वामी भक्त सरदारों में बांट देता था और उस वितरित भूमि के स्वामी सरदार बन जाते थे। वे कृषकों से खेती करवाते थे और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कर वसूल करते थे। यही इस सामंतवादी प्रथा की सबसे बड़ी कमी थी कि सामंत जो है एक प्रकार से स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करते थे। कृषकों से मनमाना
कर वसूलते थे, उनसे बेगार और अन्य कार्य जबरन करवाते थे। सामंतवाद को पादरी स्टब्स ने इस प्रकार परिभाषित किया है। सामंतवाद को हम एक सामाजिक संगठन के नाम से पुकार सकते हैं, जिसका आधार भूमि का स्वामित्व था, जिसमें राजा से लगा निम्न श्रेणी के कृषक तक सभी सेवा तथा रक्षा के लिए उत्तरदायित्व से एक दूसरे से बंधे थे। भूस्वामी अपने आसामी की रक्षा करता था तथा बदले में आसामी उसकी सेवा करता था। आसामी अर्थात काश्तकार या कृषक। सामंतवादी प्रथा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि यह एक पिरामिड की तरह कार्य करता है। सबसे पिरामिड के शिखर पर राजा या सम्राट, तत्पश्चात उसके सरदार, उन सरदारों के अधीन छोटे सरदार, फिर उनके अधीन अन्य भूस्वामी, उन भूस्वामियों के अधीन स्वतंत्र कृषक, फिर स्वतंत्र कृषकों के अधीन अर्ध कृषक, अर्धदार कृषक, और इस तरह एक पिरामिड जैसा स्वरूप बन जाता था। यह सामंतवाद की एक प्रमुख विशेषता रही है। सामंतवाद के उदय के कारण, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि सामंतवाद के उदय में सालमैन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि किस तरह सालमैन ने अपने राज्य को अपने शक्तिशाली सरदारों में बांट दिया था, जिससे सामंतवाद का उदय हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था अराजकता। सालमैन की मृत्यु के बाद कोई शक्तिशाली शासक न होने के कारण यूरोप में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसलिए इस अराजकता से मुक्ति के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में शक्तिशाली सरदारों ने जनता को सुरक्षा प्रदान की, और यही सरदार सामंत के रूप में अस्तित्व में आए, और इस तरह सामंतवादी प्रथा विकसित हुई। केंद्रीय सत्ता का दुर्बल होना, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि सालमैन की मृत्यु के बाद कोई योग्य शासक न होने के कारण केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई थी, जिस कारण सामंतों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। जर्मन जातियों का प्रभाव। जर्मन जातियों में सामंतवादी प्रथा एक प्रकार से पहले से विद्यमान थी। इस कारण इन जातियों द्वारा यूरोप पर आक्रमण करने व शासन करने पर उन्हें इस प्रथा को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। रोमन दास प्रथा का प्रभाव। रोम में प्राचीन काल से ही दास प्रथा प्रचलित रही है, जिस कारण यूरोपीय जनता सामंतों के अधीन होने में उसे कोई हिचक नहीं हुई। धार्मिक युद्ध। तत्कालीन यूरोप में ईसा मसीह के जन्मस्थान यरूशलेम को लेकर के मुस्लिम योद्धाओं व यूरोपीय ईसाई जाति में यरूशलेम को इस्लाम के प्रभाव से मुक्त करने के लिए धर्म युद्ध होते रहते थे। इन धर्म युद्धों में सामंतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता को ये विश्वास दिलाया कि वो उनके धर्म स्थानों को इस्लाम से मुक्त करेंगे। इस कारण भी जनता ने सामंतों का समर्थन किया। सेना का मूल आधार अश्वारोही सैनिकों का होना। उस समय यूरोप में सेना की जो शक्ति थी वो अश्वारोही सैनिकों पर निर्भर थी और ये सामंत बड़ी संख्या में अश्वारोही सैनिकों की नियुक्ति करते थे और इसी सेना के बल पर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे।
अगला कारण है प्रिकेरियम और पेट्रोसिनियम। ये प्रथाएं पूर्व में यूरोप में प्रचलित थी। प्रिकेरियम एक भूमि व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत छोटे कृषक अपने को असुरक्षित समझते थे और अपने भूमि की सुरक्षा के लिए उसे बड़े भूस्वामी को समर्पित कर देते थे और बदले में उनसे अपनी सुरक्षा की गारंटी या सुरक्षा का आश्वासन ले लेते थे। इस तरह प्रिकेरियम प्रथा के कारण छोटे कृषकों ने अपनी भूमि बड़े कृषकों को समर्पित कर दी और बड़े कृषक कालांतर में एक भूस्वामी सामंत के रूप में अस्तित्व में आए। पेट्रोसिनियम प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत जो भूस्वामी थे वह असामी में छोटे आसामी को प्रश्रय देते, उनको शासक वर्ग से ये प्रयास करते थे कि इनको अपने अधीन कर लें और उनके बदले क्या कर दें, ये उनको सुरक्षा दे दें। अपने यहाँ बड़े भूस्वामी अर्थात सामंत ऐसे आसामियों को सिकमी जिनको कहते हैं बसाना चाहते थे जो कि सरलता से उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। इस प्रथा को पेट्रोसिनियम कहा जाता है। इसमें जो धनी व प्रभावशाली व्यक्ति थे वो संरक्षक बनकर के अपने अधीन एक ऐसा वर्ग तैयार कर लेते थे जो उनके अधीन भूमिहीन मजदूरों के रूप में, छोटे कारीगरों के रूप में कार्य कर सके और इस तरह उनके वो पेट्रोनेज अर्थात उनके संरक्षक बन जाते थे। इस कारण भी सामंतवादी प्रथा विकसित हुई। जमींदारी प्रथा का प्रचलन, क्योंकि रोमन साम्राज्य में प्राचीन काल से ही जमींदारी प्रथा थी अतः सामंतवादी प्रथा में बदलने में इसे कोई कठिनाई नहीं हुई। एक अन्य कारण था पादरी वर्ग का शक्तिशाली होना। चार्ल्स महान की जो धार्मिक प्रवृत्ति थी, इस कारण उस काल में चर्च को या हमें कहें महान धर्माधिकारियों को बड़े पैमाने पर भूमि समर्पित की गई, जिस कारण धीरे धीरे धर्माधिकारी के साथ साथ एक भूस्वामी के रूप में भी सामंत के रूप में स्थापित हुए। इस तरह विभिन्न कारणों से सामंतवाद का उदय हुआ। मध्यकाल के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में धीरे धीरे सामंतवाद में ऐसे लक्षण प्रकट होने लगे जिससे जनता को लगने लगा कि अब सामंत जो है उनके हित के लिए नहीं बल्कि उनका शोषण कर रहे हैं और सामंतवादी प्रथा जनता के लिए एक बोझ बन गई। धीरे धीरे जनता सामंतों के शोषण से, उनके अत्याचारों से त्रस्त हो गई और सामंतों के विरोध में खड़ी होने लगी। सामंतों के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया और कालांतर में राजाओं ने भी सामंतों की शक्ति को स्वयं के लिए खतरा जानकर सामंतवाद के समाप्ति के लिए प्रयास किए और इस तरह विभिन्न कारणों से सामंतवाद का पतन हुआ। इनमें कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे राजाओं की शक्ति में वृद्धि। आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोप में जो राजा थे उनकी शक्ति में वृद्धि होने लगी। इसके विभिन्न कारण थे, जैसे बारूद का आविष्कार, व्यापार का प्रचलन और बारूद पर राजाओं का अधिकार होना, राजाओं में सामंतवाद के दोषों के प्रति जागरूकता आना। इन सब कारणों से यूरोपीय राजाओं में सामंतों के विरुद्ध एक द्वेष का भाव पैदा हुआ और स्वयं की शक्ति में वृद्धि करने का उन्होंने प्रयास किया। इंग्लैंड में घटित प्रसिद्ध गुलाबों का युद्ध, जिसमें दो सामंत वर्गों के बीच युद्ध हुआ,
इस बात को लेकर के कि उनके समर्थक उम्मीदवार को या उनके समर्थक व्यक्ति को वो राजा बना सकें। तो इस तरह सामंतवाद उस समय इतना शक्तिशाली था, अर्थात सामंत उस काल में इतने शक्तिशाली थे कि वे जिसे चाहे गद्दी पर बिठा सकते थे, जिसे चाहे गद्दी से उतार सकते थे। इस प्रवृत्ति के कारण राजाओं में यह भावना घर कर गई कि सामंतवाद उनके लिए घातक है, और धीरे धीरे राजाओं ने अपनी शक्ति में वृद्धि की और सामंतवाद को इससे धक्का लगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है बारूद का आविष्कार। आधुनिक युग के प्रारंभ में बारूद का आविष्कार होने से पारंपरिक युद्ध में कमी आई, क्योंकि सामंतों की शक्ति उनके शारीरिक बल, उनकी मल्ल युद्ध की शक्ति पर आधारित थी। परंतु बारूद का आविष्कार होने से तो बंदूकों का आविष्कार हुआ और बारूद पर राजाओं ने अपना एकाधिकार स्थापित किया। इससे राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई, और क्योंकि सामंतों की पहुंच बारूद तक न होने के कारण उनकी शक्ति में ह्रास हुआ। तो बारूद के आविष्कार होने से राजाओं ने अपनी शक्ति में वृद्धि की और धीरे धीरे सामंतों को उन्होंने पराजित करना आरंभ किया। इससे सामंतवाद को धक्का लगा। धर्म युद्धों का प्रभाव, जैसे मैंने पहले कहा था कि यूरोप में सामंत बड़े पैमाने पर यरूशलेम को इस्लाम से मुक्त कराने के लिए धर्म युद्धों में भाग लेते थे। इन धर्म युद्धों में अनेक सामंत मारे गए और अनेक सामंतों के मारे जाने से भी सामंतवाद को एक धक्का लगा। सामंतों में परस्पर संघर्ष। तत्कालीन परिस्थितियों में ये सामंत अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ और शक्तिशाली दिखाना चाहते थे। इस कारण इनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता था। आपसी संघर्ष के कारण सामंतों की शक्ति में ह्रास हुआ और इस कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। व्यापारिक उन्नति। आधुनिक युग के प्रारंभ में यूरोप के व्यापारी विभिन्न तरीकों से समृद्ध बनना चाहते थे और यूरोपीय शासकों ने भी व्यापार की उन्नति में निरंतर सहयोग किया। इसी कारण कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नया व्यापारिक मार्ग, एक समुद्री व्यापारिक मार्ग को ढूंढ निकाला। इस तरह व्यापारिक उन्नति के कारण राज्य जो हैं कृषि के बजाय व्यापार पर अधिक ध्यान देने लगे और इससे एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग का उन्नयन हुआ। समृद्ध व्यापारिक वर्ग की उन्नति से, व्यापारियों की समृद्धि से सामंतवाद को धक्का लगा, क्योंकि पहले सामंत ही शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थे, परंतु व्यापार की उन्नति से व्यापारी वर्ग एक समृद्ध वर्ग के रूप में समक्ष आया और व्यापारियों की समृद्धि से भी सामंतवाद को धक्का लगा। नवीन नगरों का आविर्भाव। व्यापार की उन्नति से यूरोप में अनेक नए नगरों की स्थापना हुई। सामंतवाद की एक प्रमुख विशेषता थी कि इसमें ग्रामीण जीवन का ज़्यादा प्रभाव था और ग्रामों में सामंतों की सत्ता थी। परंतु जब यूरोप में नए नगरों की स्थापना हुई और इन नगरों में सामंतों के स्थान पर व्यापारियों का प्रभाव ज़्यादा स्थापित हो गया, तो नए नगरों की स्थापना से भी
सामंतवाद को धक्का लगा। मुद्रा का प्रचलन, सामंतों की शक्ति कृषि व्यवस्था और अनाज के विनिमय पर आधारित थी, परंतु मुद्रा के प्रचलन से कृषि व्यवस्था और विनिमय को धक्का लगा। अब हर नई वस्तु के क्रय के लिए मुद्रा आवश्यक थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सामंतों ने अपनी विलासिता की वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने अधिकार, अपने भूमि आदि को विनिमय करना अर्थात बेचना आरंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुद्रा की मांग के कारण सामंतों के अधिकारों में कमी होती चली गई और इस तरह मुद्रा के प्रचलन से भी सामंतवाद को धक्का लगा। कृषकों का विद्रोह, सामंतों के अत्याचारों से कृषक वर्ग त्रस्त हो चुका था। इस कारण जगह जगह कृषकों ने विद्रोह किया और इस विद्रोह के कारण कई सामंत इन विद्रोहों में मारे गए, उनकी गड़ियाँ जला दी गई और इस तरह कृषकों के विद्रोह के कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का उदय, आधुनिक युग के प्रारंभ में यूरोप के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का भी उदय हुआ। यूरोप की जनता चाहती थी कि उनका राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हो, ज़्यादा उन्नत हो, ज़्यादा विकसित हो और इस भावना में सामंत जो है एक रोड़ा थे। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना के कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। सामंतों की विलासिता, जब सामंतवाद का आरंभ हुआ तो उस समय सामंत एक योद्धा के रूप में, एक आदर्श संरक्षक के रूप में कृषकों की रक्षा करते थे, परंतु धीरे धीरे सामंतों में विलासिता, उनमें भोग विलास का ऐसा प्रचलन हुआ कि वो अपने भोग विलास में ही रहने लगे। कृषकों की रक्षा, कृषकों की समस्याओं पर उन्होंने कोई ध्यान देना उचित नहीं समझा, जिस कारण कृषक उनसे विमुख होते गए और सामंत अपनी विलासिता के कारण अपने भोग विलास की वस्तुओं की खरीद के लिए हुए व्यापारियों को अपने अधिकार बेचने, व्यापारियों से मुद्रा खरीदने आदि के कारण उनकी संपत्ति, उनके अधिकार, उनकी भूमि में कमी आने लगी। इस तरह सामंतों द्वारा अपनी विलासिता पर अत्यधिक खर्च करने, अपनी विलासिता के लिए अधिकार बेचने, भूमि देने आदि के कारण भी सामंतवाद का पतन हुआ। इस तरह कहा जा सकता है कि विभिन्न कारणों से यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ।